नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो करंट ट्रेंड्स मतलब कि जो हाल फिलहाल में जो ट्रेंड चल रहे हैं, ट्रेंड का मतलब है प्रचलन, क्या चीज़ ट्रेंड में चल रही है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि आजकल ये कपड़े ट्रेंड में हैं या आजकल ये चीज़ ट्रेंड में है, तो उसका मतलब है क्या चीज़ प्रचलन में है। और इश्यूज़ होते हैं जैसे कि मुद्दे, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये हम आज पढ़ेंगे यहाँ पे, करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। स्पेसिफिकली नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो नर्सिंग ट्रेंड्स हैं और नर्सिंग इश्यूज़ हैं उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो नर्सिंग ट्रेंड्स रेफर्स टू डायरेक्शन toward which the different nursing events have moved or are moving। मतलब कि वो दिशा जिसमें कि नर्सिंग की अलग अलग जो घटनाएं हैं या नर्सिंग की जो भी परिस्थिति चल रही है वो मूव हो चुकी है या फिर मूविंग कंटिन्यूसली वो मूव होती जा रही है, क्या क्या चेंज आ रहे हैं ट्रेंड्स, नर्सिंग ट्रेंड्स में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आजकल नर्सिंग प्रैक्टिशनर का कोर्स है, वो एक ट्रेंड है कि प्रैक्टिशनर के रूप में नर्स कैसी होगी। इसके अलावा आजकल जो कंप्यूटराइज सिस्टम है वो भी एक ट्रेंड है। और नेक्स्ट है नर्सिंग इश्यूज़, यानी कि क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, परेशानियां, मुद्दे क्या क्या हैं नर्सिंग से रिलेटेड। तो एक पॉइंट और मैटर ऑफ डिस्कशन, डिबेट और डिस्प्यूट क्या है, एक या तो पॉइंट या फिर कोई बात जो कि डिस्कशन के लिए हो, डिबेट के लिए हो, डिस्प्यूट के लिए हो। और मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न, और या फिर ऐसा कोई मैटर हो जो कि पब्लिक जिसमें कंसर्न हो। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या क्या मुद्दे उठ रहे हैं, परेशानियाँ आ रही हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि नर्स पेशेंट रेशो जैसे कम है यदि, तो वो एक इशू है। जबकि नर्स पेशेंट रेशो है मेंटेन रहता है तो नर्सिंग सर्विसेज भी अच्छी होती हैं। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है चेंजिंग डेमोग्राफिक्स एंड इंक्रीजेस डाइवर्सिटीज़। जो डेमोग्राफी है, जो परिस्थितियां हैं, जैसे कि कहीं पे जंगल है या कहीं पे बारिश वाला एरिया है और उस तरह से जो प्रकृति है वो अपनी परिवर्तन कर रही है। तो चेंजिंग डेमोग्राफीज एंड इंक्रीज डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के कल्चर के लोग या फिर अलग अलग तरह के मौसम जहाँ पर लोग रहते हैं, वो सब चीज़ें एक तरह से डाइवर्स हो रही हैं और उसमें एनवायरनमेंट में या डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है। तो उसकी वजह से नर्सिंग की जो सर्विसेज हैं या फिर नर्सिंग बेस्ड जो केयर है वो भी चेंज हो रही है। सेकंड है द टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोजन। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है कि दिन पे दिन जो नर्सिंग की सर्विसेज हैं वो और ज़्यादा अच्छी और बेटर होती जा रही हैं। थर्ड वन है ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्क्स इकोनॉमी एंड सोसाइटी। हर चीज़ का ग्लोबलाइजेशन हो चुका है आज। कोई भी व्यक्ति टेली मेडिसिन की सहायता से या फिर टेली नर्सिंग की सहायता से ग्लोबली कोई भी हेल्थ सर्विसेज ले सकता है या हेल्थ एडवाइसेस ले सकता है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्क्स इकोनॉमी, जो इकोनॉमी है वो भी, उसका भी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है और उसके अलावा सोसाइटी का भी। तो इसका भी असर नर्सिंग जो ट्रेंड्स हैं, नर्सिंग सर्विसेज हैं, उन पे पड़ता है। फोर्थ है द इरा ऑफ द एजुकेटेड कंज्यूमर, अल्टरनेटिव थेरेपीज एंड जेनोमिक्स एंड पैलिएटिव केयर। तो इरा मतलब कि ऐसा समय चल रहा है अभी जिसमें कि जो हमारे पास कंज्यूमर आ रहे हैं, मतलब कि जो पेशेंट आ रहे हैं या फिर जिनको हेल्थ सर्विसेज लेनी है, वो कैसे हैं, एजुकेटेड हैं। आजकल हर व्यक्ति नेट पे सर्च करके डिजीज़ के कारण, डिजीज़ की वजह से क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, डिजीज़ में क्या ट्रीटमेंट है, उन सबको पहले से ही पता होता है। तो उसके हिसाब से ही नर्सिंग जो सर्विसेज हैं वो हम देते हैं। तो इसकी वजह से भी ये भी एक ट्रेंड है कि एजुकेटेड कंज्यूमर आ रहे हैं, तो इससे नर्सिंग सर्विसेज में चेंज आया है। अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं जैसे कि होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है और भी सिद्धा है।
तो उस तरह से अलग अलग थेरेपीज़ हैं, ये भी एक चेंज है। एंड जीनोमिक्स एंड पैलिएटिव केयर, जीनोमिक्स जेनेटिक से रिलेटेड है और पैलिएटिव केयर मीन्स जैसे कि जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं या फिर ऐसी इलनेसेस हैं जिनमें कि एंड में व्यक्ति की धीरे धीरे डेथ होना पक्का होता है जिसमें, तो उसमें पैलिएटिव मीन्स जो साइन एंड सिम्टम्स है उसके, उनको धीरे धीरे उन पे फोकस किया जाता है और उनको सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाता है। पैलिएटिव केयर में रिहेबिलिटेशन भी, ट्रीटमेंट भी, मेडिटेशन भी, सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से भी नर्सिंग सर्विसेज पे प्रभाव पड़ रहा है। फिफ्थ है द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड द चैलेंजेस ऑफ मैनेज्ड केयर। हेल्थ केयर की कॉस्ट भी प्रभावित कर रही है एंड द चैलेंजेस ऑफ मैनेज्ड केयर, जो अलग अलग तरह की केयर हो रही है उसके चैलेंजेस। सिक्स है इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ पॉलिसीज़ एंड हेल्थ प्रोग्राम्स। जो गवर्नमेंट नए नए हेल्थ प्रोग्राम चला रही है, नए नए हेल्थ पॉलिसी चला रही है, उससे भी जो नर्सिंग के ट्रेंड्स हैं या नर्सिंग सर्विसेज पे प्रभाव पड़ रहा है। सेवंथ है द ग्रोइंग नीड फॉर इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन फॉर कोलैबोरेटिव प्रैक्टिसेस। इसमें क्या है, कोलैबोरेशन मतलब कि सहयोग की प्रैक्टिस हो रही है। ग्रोइंग नीड मतलब कि नीड बढ़ती जा रही है, किस संदर्भ में, इंटरडिसिप्लिनरी, अलग अलग डिसिप्लिन के जो लोग हैं वो आपस में, इंटरडिसिप्लिनरी जो एजुकेशन है वो आपस में कॉम्बाइंड होके प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और इसकी वजह से उनकी सर्विसेज भी इम्प्रूव हो रही हैं। जैसे कि नर्सिंग जो स्टूडेंट्स हैं या फिर नर्सिंग के जो स्टाफ हैं वो मेडिसिन के स्टाफ से या फिर जो भी लैब के स्टाफ से या फिर रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन सबसे कोलैबोरेटिव प्रैक्टिसेस पे अच्छा असर पड़ रहा है। एट्थ है द करंट नर्सिंग शॉर्टेज। अब ये एक इश्यूज़ आ गया कि जो नर्सिंग है वो नर्सिंग पर्सनल है उनमें कमी है, प्रॉपरली वो उनका रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, नर्स पेशेंट रेशो मेंटेन नहीं हो रहा है, ये एक इशू आ गया। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट एडवांसेस इन नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च हो रही है, नर्सिंग साइंस में एडवांसमेंट हो रहा है और ये एक सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सिग्निफिकेंट एडवांस है किसमें, नर्सिंग साइंस में एंड रिसर्च में, इसकी वजह से भी नर्सिंग सर्विसेज मूव हो रही हैं बेटर की तरफ। टेंथ है मोर एम्फेसिस ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब है कि किसी कही सुनी या देखी हुई प्रैक्टिसेस नहीं लागू हो रही हैं, जबकि एविडेंस बेस्ड उनको प्रैक्टिकली किया जा रहा है और उससे जो बेस्ड प्रैक्टिसेस आ रही हैं उन पर महत्व दिया जा रहा है। या हम कह सकते हैं कि जो रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो बेटर प्रैक्टिसेस हैं उन पे जोर दिया जा रहा है। 11th है नर्स पेशेंट रेशो। नर्स पेशेंट रेशो मीन्स यदि नर्स पेशेंट रेशो प्रॉपरली मेंटेन है तो नर्सिंग सर्विसेज बेटर ही होती हैं। यदि नर्स पेशेंट रेशो सही नहीं है तो नर्सिंग सर्विसेज पे इफ़ेक्ट पड़ता है, पेशेंट की केयर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये एक इशू हो गया। नेक्स्ट है 12th कंडक्ट ऑफ नर्सिंग रिसर्च। इसमें नर्सिंग रिसर्च कंडक्ट हो रही हैं। 13 है क्वालिटी एश्योरेंस इन नर्सिंग केयर। क्वालिटी एश्योरेंस का टॉपिक जो हमने इस चैनल पे पढ़ा है उसी में हमने पढ़ा था कि क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब है कि जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रही हैं नहीं हो रही हैं, उनका परीक्षण एक तरह से। तो जैसे जैसे क्वालिटी एश्योरेंस होगा तो उससे क्या होगा, जहाँ पर कमियां हैं उनको इम्प्रूव करा जाएगा और उससे अल्टीमेटली नर्सिंग केयर अच्छी होगी। 14th है कंप्यूटराइजेशन फॉर पेशेंट केयर मैनेजमेंट। 15th है डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच टू केयर मैनेजमेंट, मतलब कि केयर के लिए डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच हो रही है। यदि सेंट्रलाइज का मतलब है एक ही जगह शक्ति का इकट्ठा होना, जैसे कि यदि हम बात करें तो जैसे कि प्रधानमंत्री हैं वो सब पूरे देश को देख रहा है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, जैसे कि पंचायत समिति बनी हुई है, हर एक गांव में ग्राम पंचायत है तो वहाँ पर सारी पावर दी हुई हैं, वो होता है डिसेंट्रलाइज अप्रोच। तो ये अप्रोच काम कर रही है नर्सिंग केयर प्रैक्टिस में।
मीन्स जो भी नर्सिंग के रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं उन सब में जो स्टाफ हैं उनको इंक्लूड किया जाए, नर्सिंग स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया जाए और पेशेंट केयर में पेशेंट को इंक्लूड किया जाए। तो ये सब चीज़ें हो गई डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। 16th है नर्सिंग ऑडिट्स हो रहे हैं। 17th है हायर एजुकेशन फॉर सीनियर पोजीशन इन नर्सिंग। तो जो भी सीनियर पोजीशन में जाएंगे नर्सिंग में उनकी हायर एजुकेशन ज़रूरी है, ये भी एक ट्रेंड है। 18 है इंडिपेंडेंट नर्स प्रैक्टिशनर, ये भी एक ट्रेंड है। नर्स प्रैक्टिशनर का जो कोर्स चला है उसमें नर्स प्रैक्टिशनर जो है वो प्रेस्क्रिप्शन दे सकता है कुछ हद तक, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। रिन्यूअल ऑफ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, ये एक इशू है कि जो भी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है वो बार बार रिन्यू कराया जाता है। 20th है स्पेशलाइजेशन इन नर्सिंग क्लिनिकल एरियाज़ में अलग अलग स्पेशलाइजेशन, जैसे कि पीडियाट्रिक नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, ये स्पेशलाइजेशन हो रहा है। 21 है नर्सिंग केयर स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग नर्सिंग प्रैक्टिसेस या नर्सिंग सर्विसेज फॉलो होती हैं। नर्सिंग केयर के स्टैंडर्ड के हिसाब से एजिंग पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। वो बढ़ क्यों रही है? क्योंकि अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं, अच्छी डाइटरी एजुकेशन मिल रही है, हर चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, इसलिए एजेड लोग बढ़ रहे हैं और एजेड पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो नर्सिंग सर्विसेज हैं उनमें चेंज आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग वो काम कर रही हैं। 23rd लीगल एंड इथिकल इश्यूज़ हैं, लॉज हैं और इथिक्स जो हैं वो हैं इसमें। 24th में टेररिज्म एंड बायो टेररिज्म, अभी हाल में जो कोरोना है वो उसके बारे में कहा गया है कि ये एक बायो टेररिज्म का हिस्सा है, ये एक अनुमान है। तो इसकी वजह से भी नर्सिंग केयर में चेंजेस आ रहे हैं। 25th है डिजास्टर नर्सिंग। 26 है कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर इन हॉस्पिटल सेटिंग। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स सारे जो भी एरियाज़ हैं उनको कवर करती है नर्सिंग केयर में। 27th है टीम नर्सिंग, एज ए टीम काम करती है नर्सिंग पर्सनल। 28 में डोमिसलरी कंसेप्ट मीन्स होम जो नर्सिंग है। 29th में है हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स कंप्यूटराइजेशन सिस्टम है, यदि एक पेशेंट की हमें डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, पिछला क्या ट्रीटमेंट है, वो सब चीज़ें देखनी है तो ये हम इससे देख सकते हैं और इससे सुधार हो रहा है पेशेंट केयर में। 30th है टेली मेडिसिन एंड टेली नर्सिंग, ये हम देख चुके हैं कि टेली मेडिसिन में क्या है, एक व्यक्ति ग्लोबली कहीं पे भी किसी भी डॉक्टर से सलाह ले सकता है बाय इंटरनेट, और इसी तरह से टेली नर्सिंग। 31 है पार्टिसिपेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में आपस में सहयोग है तो वो एक ट्रेंड है। 32 डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह से डेलीगेट हो रही हैं उस पर नर्सिंग सर्विसेज डिपेंड है। 33 है डिपार्टमेंटलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक डिपार्टमेंट का या कह सकते हैं हर एक वार्ड का, या कह सकते हैं कि जैसे नर्सिंग का अलग, डॉक्टर्स का अलग, लैब टेक्नीशियंस का अलग, ऐसे डिपार्टमेंटलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हो तो वो एक बेहतरी की तरफ ले जाता है। 34 है सेपरेट नर्सिंग डायरेक्टरेट बन रही है, तो सेपरेट नर्सिंग डायरेक्टरेट होगी तो नर्सिंग से रिलेटेड जो एजुकेशन है, रिसर्च है, उस सब से रिलेटेड पॉलिसीज़ उसमें बनेंगी। 35 है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये भी एक चेंज है नर्सिंग में। राइट टू इन्फॉर्मेशन से पेशेंट कोई भी इन्फॉर्मेशन अपनी ले सकता है, उससे नर्सिंग सर्विसेज बेटर होने के चांसेस बढ़ते हैं। 36 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर मीन्स पेशेंट जो कि नर्सिंग सर्विसेज ले रहा है, तो यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी एक इसका कारण है कि इससे जो नर्सिंग सर्विसेज हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। 37 है, अब ये हमने एक कॉमन इसमें हमने ट्रेंड्स भी करे और इश्यूज़ भी, अब के एक आता है लीगल इश्यूज़ इन नर्सिंग, इसमें ये पॉइंट आते हैं नर्स प्रैक्टिस एक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, लाइसेंसर जो उनको लाइसेंस मिलता है नर्सिंग पर्सनल को, गुड समार्टियन लॉज, पब्लिक हेल्थ लॉज, तो ये आ गए लीगल इश्यूज़ में। अब
38 पॉइंट देख लेते हैं हम। ये है इश्यूज़ इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या इश्यूज़ आ रही हैं, क्या क्या परेशानी आ रही है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में। तो पहला है नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन में, प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं किया जाता। यदि शामिल नहीं किया जाएगा तो नर्सिंग पर्सनल अपनी प्रॉब्लम्स कैसे बताएंगे, और नर्सिंग जो पर्सनल हैं या नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो क्या क्या चीज़ें प्लान कर सकते हैं नर्सिंग सर्विसेज से रिलेटेड, वो कैसे बताएंगे। तो ये एक इशू है। सेकेंड है लैक ऑफ नॉलेज इन मैनेजमेंट अमंग नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर में यदि मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज का अभाव है तो ये भी एक इशू है, ये भी एक परेशानी है। तो वो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, बेटर मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ नॉन नर्सिंग पर्सनल इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में जो नॉन नर्सिंग पर्सनल हैं वो सलाह देते हैं या वो इंटरफेरेंस करते हैं, तो ये भी एक परेशानी है। नो रिटर्न नर्सिंग पॉलिसीज़ और मैनुअल्स। कोई भी यदि नर्सिंग पॉलिसीज़ नहीं बनी हुई हैं, कोई भी यदि नर्सिंग मैनुअल नहीं बने हुए हैं, तो ये भी एक परेशानी है। नो प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर वेरियस नर्सिंग कैडर्स। जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसके बाद सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्या होना चाहिए, कोई रिटर्न जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो ये एक गलत चीज़ है या ये एक परेशानी है। नो स्पेशल इंसेंटिव कोई नहीं मिल रहे हैं। मान लो कोई ओटी में काम कर रहा है तो उसको स्पेशल इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर कोई भी स्पेशलाइज्ड उसमें काम कर रहा है व्यक्ति, तो ये भी एक इशू है। नोट ऑर्गेनाइज स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। मीन्स हॉस्पिटल के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइज स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है, तो उससे स्टाफ की जो स्किल्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएंगी, तो ये भी एक परेशानी है। इनएफिशिएंसी ऑफ नर्सिंग काउंसिल ऑफ स्टेट एंड यूनियन टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन नर्सिंग। मीन्स जो स्टेट और यूनियन की नर्सिंग काउंसिल हैं वो जो नर्सिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने में असक्षम हैं, नहीं कर पा रही हैं, तो ये भी एक इशू है। तो एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोजन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, एजुकेटेड कंज्यूमर है, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं, जीनोमिक्स है, पैलिएटिव केयर है, देन कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर है, चैलेंजेस हैं अलग अलग केयर में, और हेल्थ पॉलिसीज़ और हेल्थ प्रोग्राम्स के जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, प्रभाव पड़ रहे हैं, उसकी वजह से द ग्रोइंग नीड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन और कोलैबोरेटिव प्रैक्टिसेस। ये नीड बढ़ती जा रही है कि इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन हो और कोलैबोरेटिव प्रैक्टिसेस के लिए। करंट नर्सिंग शॉर्टेज जो है ये कारण है। सिग्निफिकेंट एडवांसेस इन नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च, मोर एम्फेसिस ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे ज़्यादा एम्फेसिस है। नर्स पेशेंट रेशो, then conduct of nursing research, quality assurance, कंप्यूटराइजेशन, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, नर्सिंग ऑडिट्स हैं, सीनियर नर्सिंग पोजीशन के लिए हायर एजुकेशन चाहिए, इंडिपेंडेंट नर्स प्रैक्टिशनर्स कोर्स है, रिन्यूअल ऑफ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है, नर्सिंग क्लिनिकल एरियाज़ में स्पेशलाइजेशन हो रहा है, नर्सिंग केयर स्टैंडर्ड्स हैं, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, लीगल एंड एथिकल इश्यूज़ हैं, टेररिज्म है, बायो टेररिज्म है, डिजास्टर नर्सिंग, देन कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर है, टीम नर्सिंग, डोमिसलरी कंसेप्ट, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, टेलीमेडिसिन, टेलीनर्सिंग, पार्टिसिपेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह से होती हैं, डिपार्टमेंटलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, सेपरेट नर्सिंग डायरेक्टरेट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, लीगल इश्यूज़ क्या क्या है, नर्स प्रैक्टिस एक्ट, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस, लाइसेंसर, गुड समार्टियन लॉज एंड पब्लिक हेल्थ लॉज। देन इश्यूज़ में हमने पढ़ा था कि नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, या फिर उसमें मैनेजमेंट की समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, या फिर जो नॉन नर्सिंग पर्सनल है वो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर को इंटरफेयर कर रहे हैं,
कोई नर्सिंग पॉलिसीज़ रिटर्न में नहीं है, और इसके अलावा प्रॉपरली जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है नर्सिंग पर्सनल का, अलग अलग कैडर का, नर्सिंग के कैडर का। नो स्पेशल इंसेंटिव्स, नॉट ऑर्गेनाइज स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोई जो स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। इनएफिशिएंसी ऑफ नर्सिंग काउंसिल ऑफ स्टेट एंड यूनियन टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन नर्सिंग। जो नर्सिंग काउंसिल्स हैं यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वो नर्सिंग के स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पा रही हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज़ इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज का हमारा टॉपिक था करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज़ इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।